क्लॉज ई, सस्पेंशन, remission, commutations of sentences. ठीक है, let us see what's happened here. The power contained in this part. ये स्टार्ट कर दिया था इसको, कहाँ तक किया था हमने? 472 ही कर रहे थे ना, तो स्टार्टिंग से करते हैं फिर 472 का। अच्छा, इन्फॉर्म्स द डेट, ये सब कर दिया था। पिटिशन में भी फर्स्ट हो रहा था, बेल का आ गया। Power to suspend or remit the sentence. I think the class is live. Okay, it's live there. तो आपको बताया था कि 30 डेज का पीरियड है मर्सी पिटिशन फाइल करने का प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। वी आर ओके टिल हियर, देयर इज नो इशू एट ऑल। मूविंग ऑन टू दैट फर्दर प्रोविजंस व्हिच वी गॉट देयर। नाउ सी सम मोर पॉइंट्स व्हाट वी गॉट। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, एंड सिंपली अगर हम मर्सी पिटिशन की बात करें, थोड़ा उसका एक स्टेप होता है, एक प्रॉपर रास्ता होता है। तो अगर हम इसमें सिंपली बात करें, मर्सी पिटिशन इन डेथ सेंटेंस कैसे देंगे और कहाँ देंगे, पहला कहाँ देना है, फिर कहाँ देना है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जो भी पर्सन कॉन्विक्ट है, कॉन्विक्ट मीन्स क्या होता है कि एक पर्सन जिसकी सुनवाई हुई प्रॉपरली और उसका कोर्ट ने उसको सजा दे दी, मतलब ये कन्विक्ट है। और इसमें सजा कौन सा दी है? अंडर द सेंटेंस ऑफ डेथ। सही है, ए कन्विक्ट अंडर द सेंटेंस ऑफ डेथ, या फिर उसका लीगल हेयर, या फिर उसका कोई भी रिलेटिव। देखिए, आपको जो मर्सी पिटिशन फाइल करनी होती है उसकी एक लिमिट होती है। एक पर्सन हो सकता है, या तो वो पर्सन खुद फाइल करे, वो जेल का से भी सिस्टम है फाइल करने का, उसका लीगल हेयर फाइल कर सकता है, या उसका कोई भी अदर रिलेटिव व्हाट्सएवर। अब अदर रिलेटिव तो बोलते हैं ना, तो यहाँ रिलेटिव का कोई डेफिनेशन नहीं है एग्जॉस्टेड, और फ्रेंड्स भी फाइल करते हैं, एनीबडी कैन फाइल दैट, नो प्रॉब्लम इज देयर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर इफ इज नॉट ऑलरेडी सबमिटेड द मर्सी पिटिशन, अब वो यहाँ पे स्पेसिफाइड है, वो फाइल करेंगे मर्सी पिटिशन किनके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अंडर आर्टिकल 72, या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट के पास अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों रास्ते हैं। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल जब उसको इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई आपने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया था, रिव्यू फाइल किया था या स्पेशल लीव फाइल किया था, वो आपका डिसमिस हो गया। डिसमिस होने का मतलब क्या हुआ कि अब आपको फांसी की सजा तय है अब आपकी। या फिर उसको इन्फॉर्म कर रहा है कि डेट ऑफ द कंफर्मेशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ डेथ, दिस वन बाय द हाई कोर्ट, एंड नहीं उनको इधर वो इधर तो डेथ सेंटेंस के पढ़ रहे थे। तो जब भी किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाता है
तो देखो दो जगह है जहां पे मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं, दो जगह, एक तो गवर्नर के पास और दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और टाइम कितना है? तो सिंपल टाइम है, 30 दिन का टाइम है। तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, जब से उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई अब आप अपनी मर्जी पिटीशन फाइल कर सकते हो, मतलब उसको ये बताया कि भाई तुमने जो अपील फाइल किया था, रिव्यू फाइल किया था, ये सब तुम्हारा क्या हो गया? डिसमिस हो गया। मतलब तुम्हारे जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस तुम्हारे एग्जॉस्ट हो गए हैं। ठीक है, अच्छा। अब दूसरी बात ये होती है कि अगर उसने फाइल ही नहीं किया, अपील वगैरह फाइल ही नहीं किया, तो डेथ सेंटेंस को कंफर्म कौन करता है? हाई कोर्ट करती है ना। तो अब जेल सुपरिटेंडेंट आकर उसको कहते हैं, इन्फॉर्म करने कि भाई तुम्हारा कंफर्म कर दिया डेथ सेंटेंस को, और जो टाइम अलाउड था तुमको अपील फाइल करने का, स्पेशल लीव फाइल करने का, वो भी तुम्हारा क्या हो गया है? एक्सपायर हो गया है, वो भी तुम्हारा एक्सपायर हो गया है। तो उसके 30 डेज के बाद उसका जो डेथ सेंटेंस है वो क्या हो जाता है? ड्यू हो जाता है। मतलब कानूनी अब उसको फांसी पे चढ़ाया जा सकता है। कब से? अगर सुप्रीम कोर्ट में जो अपील फाइल किया था वो अपील क्या हो गया? डिसमिस हो गई है। वहां से 30 डेज नहीं, जब से उसको आके इन्फॉर्म किया जाता है कि तुम्हारा अपील क्या हो गया है? डिसमिस हो गया है। देन राइट फ्रॉम, देखो डेट याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डेट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। लेकिन अगर वो अपील नहीं फाइल किया था तो जब से अपील फाइल करने का जो राइट अपॉर्चुनिटी जो है वो एग्जॉस्ट न कर जाए, वहां से 30 डेज। सो दिस इज द सिस्टम व्हाट वी गॉट ऑन दैट कंसर्न देयर। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा, अब एक बात और है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है क्या नहीं होता, मैं थोड़ा इस बात को बताता हूँ, इस पर ध्यान समझिए। यहाँ जो हमारा एक प्रोविजन बहुत ही क्लियर है कि जो फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार जो है वो दोनों लोगों के पास होता है। एक तो स्टेट के गवर्नर के पास भी होता है, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट के पास भी होता है। और यहाँ पे सिंपली कहता है कि प्रेसिडेंट आपके पास आने से पहले आप गवर्नर के पास जाओ, है ना, बिकॉज वो उस स्टेट का नागरिक है, उस स्टेट का सिटीजन है, और उस स्टेट में अपनी सरकार है। और हमारे देश में क्या है? फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है। तो अगर माफ स्टेट गवर्नमेंट करना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। यहां पे ये कहा जाता है कि भाई अंडर सबसेक्शन 1 में आप इनिशियली जो जाएंगे, ऑप्शन है आपके पास, मे वर्ड है, ये शैल वर्ड नहीं है, गवर्नर, और गवर्नर रिजेक्ट करते हैं या गवर्नर ने डिस्पोज ऑफ किया, तब पिटीशन आप फाइल करेंगे किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। कितने दिनों के भीतर? फ्रॉम 60 डेज फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ सच पिटीशन, फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ सच पिटीशन। अब देखिए प्रैक्टिकली लोग बड़ा डिफरेंट काम करते हैं। प्रैक्टिकली लोग क्या करते हैं? प्रेसिडेंट के पास सीधे फाइल कर देते हैं। अब कानून रोकता नहीं है, क्योंकि गवर्नर के पास जाना क्या है? ऑप्शन है। तो लोग कहां करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास फाइल करते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास फाइल कर देते हैं, उसके बाद अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं ना, तो बहुत लोग सोचते हैं कि शायद गवर्नर से रिलीफ मिल जाए, फिर जाके गवर्नर के पास फाइल कर देते हैं। मतलब उसमें क्या होता है ना, थोड़ी दिन की मोहलत मिल जाती है। अब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अलाउ कर दे, नहीं डिसमिस कर दे तो गवर्नर अलाउ कर देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। बट वो जाके पेंडिंग फंस जाता है गवर्नर के पास, इससे उसको थोड़ी दिन की जिंदगी क्या होती है और मिल जाती है, थोड़ी दिन की लाइफ और मिल जाती है। दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। हर फांसी में लगभग जो देखें प्रैक्टिकली यही होता रहता है। नॉर्मली पहले जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, फिर जाते हैं गवर्नर के पास। लेकिन कानून क्या कह रहा है? फर्स्ट यू नीड टू गो टू द गवर्नर, देन यू नीड टू गो टू द प्रेसिडेंट। सो दिस इज द सिस्टम विच वी गॉट दैट। अच्छा, अब देखिए यहां पे, अब देखो, एंड अब देखिए क्या होता है। मैंने आपको एक चीज बताया था, आपको याद होगा लास्ट क्लास में एक बात ही बताया था, अगर किसी केस में 3 कॉन्विक्ट्स हैं और तीनों को फांसी हुई है, तो अगर एक की फांसी कम्यूट होती है तो सबकी होती है। तीनों को एक ही दिन, एक ही वक्त फांसी पे चढ़ाया जाएगा। दैट इज अ नॉर्मल थिंग। एक को माफी मिलती है तो उस ग्राउंड पे सबको माफी मिलेगी। दैट इज द सिचुएशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक 3 में है, अब देखो यहां भी ट्रिक्स होते हैं यूज। 3 लोग हैं कॉन्विक्टेड, तीनों को फांसी हुई, तो तीनों को फायदा इसमें है कि तीनों एक एक करके मर्सी पिटीशन फाइल करे या एक ही साथ फाइल करे? देखो ये सब ट्रिक्स यूज होता है। क्या? एक साथ, एक एक करके। आपको निर्भया वाला केस में मैं याद दिला दूं, इतने ट्रिक्स यूज किए जा रहे थे। 4 लोग कॉन्विक्ट्स थे उसमें, 4 लोगों की फांसी थी। नहीं, पवन था, विनय था, अक्षय था, और एक कौन था? वो बस ड्राइवर मुकेश,
4 थे। तो ऐसा नहीं था इनका कि भाई एक ही बार में पिटीशन फाइल कर रहे हैं चारों। पहले एक ने फाइल किया, उसका रिजेक्ट हुआ, फिर दूसरा फाइल कर रहे हैं, उसका रिजेक्ट हुआ, फिर तीसरा फाइल कर रहे हैं, तीसरा रिजेक्ट हुआ, चौथा फाइल कर रहे हैं, चौथा रिजेक्ट हुआ। देखो इसमें क्या होता है ना, ट्रिक्स अगर कॉन्विक्ट की तरफ से यूज हो रहा था तो सरकार भी समझ रही थी और सरकार भी काम फटाफट करवा रही थी। ऐसा नहीं था कि वो एक पवन फाइल कर रहा है तो अब उसका फाइल पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज फाइल किया 2 दिन में खत्म, डिसमिस। दूसरा फाइल कर रहा है 2 दिन में डिसमिस। दैट्स लाइक दैट, यू नो। अब कानून क्या है इसमें, ये सुनो। सुपरिटेंडेंट को एक ड्यूटी दी गई, लोग कई बार इस प्रोविजन को मिसयूज कर लेते हैं। अब सुपरिटेंडेंट को जो ड्यूटी दी गई, सुनो क्या कहते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल है, इंश्योर करेंगे एवरी कॉन्विक्ट, दिस वन, एवरी कॉन्विक्ट इन केस देयर आर मोर देन 1 कॉन्विक्ट इन द केस। अब यहां समझ लीजिए जरा, अगर एक केस में 2 कॉन्विक्ट है, 3 है, 4 है, मतलब एक ही केस की बात ही है, उस पे है, तो वो इंश्योर करेंगे कि वो भी मर्सी पिटीशन फाइल करें विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज। वो मतलब खुद उसको प्रॉम्प्ट करेंगे, देखो तुम्हारा केस, तुमको फांसी हो सकती है, तुम प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन लगाओ, सही है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है, नॉन रिसिप्ट ऑफ पिटीशन फ्रॉम द अदर कन्विक्ट, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है shall send the name, address, copy of record of case, जितने भी डिटेल ऑफ केस सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, फॉर द कंसिडरेशन along with the said mercy petition। ये वाला जो निर्भया वाले केस में जो ये ट्रिक्स जो यूज किए जा रहे थे ना, जस्ट टू असाइल दैट ट्रिक, ये प्रोविजन अवेलेबल है। यहां पे कहा कि भाई देखो 3 कॉन्विक्ट है, तीनों ने आपस में बात कर ली कि देखो साहब हम तीनों एक ही साथ मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं। बात कर ली तो गलत बोल दिया, तीनों अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रखा जाता है, लेकिन वकील लगभग तीनों के कॉमन होते हैं और एडवोकेट को पता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो वो सोचते हैं कि 3 के बदले 1 का मर्सी पिटीशन लगाते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो 1 का मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास लगा रहे हैं, ठीक है। अब जब 1 का मर्सी पिटीशन लग रही है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के पास जो है अथॉरिटी है, वो नेम, एड्रेस, कॉपी ऑफ रिकॉर्ड, डिटेल जो भी है उनका ऑफ द केस सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे, स्टेट गवर्नमेंट को भेजे और कहें कि भाई इनके साथ साथ इनका भी मर्सी पिटीशन कंसीडर कीजिए। मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल क्या किया, अपनी तरफ से भेज दिया वो चीजें, मतलब बाकी के 2 का क्या किया, जेलर साहब अपने तरीके से भेज दिए। तो ये सिचुएशन इसमें आ गया नाउ। एंड अब उसके बाद समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मर्सी पिटीशन आ गई है, वेरी क्लियर एंड वेरी प्रॉपर। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेल ऑन रिसिप्ट ऑफ मर्सी पिटीशन कमेंट मांगेंगे स्टेट गवर्नमेंट का, कंसीडर करेंगे पिटीशन अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस। अब वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को, जितनी एक्सपीडियसली पॉसिबल हो 60 दिन के भीतर, एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल विद इन a period of 60 days from the date of receipt of comment and record from the superintendent of jail। अब क्या होता है, बट मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, सरकार ये फाइल दबा के बैठ जाएगी, ठीक है। उनको रिकमेंडेशन देना है अपनी 60 डेज में, लेकिन सरकार इस फाइल को दबा के बैठ जाएगी, रिकमेंडेशन नहीं देगी। अब प्रेसिडेंट के पास है नहीं और सरकार दे नहीं रही है, तो अब क्या करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, ठीक है। कैसे दबाव बनाते हैं, तो हो सकता है सरकार के अगेंस्ट एक रिट फाइल कर दें। कौन सा रिट फाइल होगी सरकार के अगेंस्ट में, मेंडामस कि सरकार टाइम निकल रहा है और अपनी रिकमेंडेशन नहीं दी अभी तक। अब जब मेंडामस की रिट फाइल होती है तो कोर्ट जो है सरकार को डायरेक्शन देती है कि आप अपनी रिकमेंडेशन अभी तक क्यों नहीं भेज रहे हो, आप प्रेसिडेंट के पास भेजो। नाउ अब यहां पे प्रेसिडेंट के पास सरकार की मजबूरी है कि वो मर्सी पिटीशन पहुंच गया। सरकार ने बोला, अब देखो सरकार क्या बोलेगी, इसको माफ कर देने, फांसी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्विक्ट कर दें, या सरकार सिंपली बोलेगी कि आप इसको ऐसा करो, आप इसको फांसी पे हम रिकमेंड करते हैं इसकी कैपिटल पनिशमेंट। नॉर्मली क्या होता है कि प्रेसिडेंट सरकार के अकॉर्डिंगली चलते हैं, वो कर देते हैं कंफर्म। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां भी है, कई बार सरकार जो है ना इसमें पॉलिटिक्स आ जाती है। कई बार फांसी के जिसको हो रही है उसके लिए सिंपैथी भी, कई लोगों के लिए सिंपैथी भी आ जाती है कि 2 तरह के लोग बढ़ जाते हैं। सरकार भी देखती नहीं साहब हमारा वोट बैंक जा सकता है एक साइड से, तो बेटर है कि फांसी जितना टल सकती है टालो। अब क्या करें, अपने यहां तो फाइल दबा के नहीं रख सकते थे,
कोर्ट में रिट लगी, फाइल उन्होंने किसके पास भेज दिया? प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन के साथ। अब प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है ये देखिए जरा, यहां प्रेसिडेंट कंसीडर कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं डिस्पोज ऑफ मर्सी पिटीशन, एंड एक से ज्यादा कन्विक्ट है तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे टुगेदर, सब कुछ एक साथ वो डिसाइड करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पे सिचुएशन बहुत कॉमन है, यहां लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट मे, वर्ड है मे, कंसीडर करेंगे, डिसाइड करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे मर्सी पिटीशन, लेकिन टाइम कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कितने दिनों के भीतर। और इन केस देयर मोर देन वन कन्विक्ट इन द केस, पिटीशन शैल बी डिसाइड बाय प्रेसिडेंट टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इसलिए कहा गया कि टुगेदर अगर नहीं डिसाइड करते हैं, अगर मान लो 3 का रिकमेंडेशन था और प्रेसिडेंट ने 1 का डिसाइड किया, 1 का नहीं किया, सही है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस नहीं हुआ। तो यहां पे देखो वर्ड क्या है, शैल है, मीन्स अगर 3 कॉन्विक्ट है तो तीनों को एक साथ डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट टुगेदर द पिटीशन शैल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट टुगेदर, हाउ, वेयर, इन द इंटरेस्ट ऑफ justice, in the interest of what? Justice, that shall be decided together, that you know, ठीक है, that shall be decided together in the interest of justice, this one the point। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब एक बात सुनो जरा ध्यान से, प्रेसिडेंट कितने दिनों के भीतर डिसाइड करेंगे इस पे कोई कानून नहीं, इस पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट टुगेदर डिसाइड करेंगे, ये क्या है, सेल वर्ड है, यहां पर टाइम फ्रेम कुछ नहीं है। तो प्रेसिडेंट के ऑफिस में कितने दिन तक फाइल रख सकते हैं, कम्यूटेशन का फाइल या पार्डन का फाइल कितने दिन तक रह सकती है? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग? हाँ, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। इवन कई केस में आप देखोगे 10-10 साल तक प्रेसिडेंट के यहां फाइल पेंडिंग पड़ी रहेगी, 10 ईयर्स तक। क्या इसका कोई रेमेडी है? आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल पेंडिंग थी तो क्या बताया था मैंने, रिट पिटीशन फाइल कर देंगे और कोर्ट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देगी। क्या प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है वहां रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, वहां रिट फाइल कर सकते हैं? प्रेसिडेंट के पास फाइल पेंडिंग है, कैन यू फाइल द रिट पिटीशन, व्हाट इट कॉल्ड द रिट ऑफ मैंडामस, मेकिंग द डायरेक्शन टू द प्रेसिडेंट दैट द प्रेसिडेंट may dispose of the file within such and such period। हाँ, 361 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसको प्रोटेक्शन है, इट इज प्रोटेक्टेड। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के अगेंस्ट रिट इश्यू नहीं की जा सकती है। मतलब 2 ही लोग ऐसे हैं देश में जिनके अगेंस्ट रिट पिटीशन, रिट इश्यू नहीं किया जा सकता। कौन कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, इनके अगेंस्ट रिट नहीं इशू किया जा सकता। तो आप रिट इशू कर नहीं सकते, फाइल वहां पेंडिंग है तो बैठ के आराम से देखते रहो, अपने आराम से देखते रहो कि भाई कब आता है नंबर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कभी आया ही नहीं, यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग एट ऑल दैट, यू नो दिस वन। मेन कंट्रोल रहती है सरकार के हाथ में। सरकार अगर चाहे तो प्रेसिडेंट से डिसीजन करवा सकती है जल्दी, बट सरकार का भी इंटरेस्ट नहीं होता वो फांसी में, तो फाइल वहां क्या रहती है पेंड। लेकिन जैसे ही सरकार का इंटरेस्ट आता है, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करती है, एक रिकमेंडेशन को फिर से रिक्वेस्ट करती है, कंसीडर करने, प्रेसिडेंट कंसीडर करते हैं और डिसाइड करते हैं दिस वन सिचुएशन। कई बार 10-10 साल तक लोगों का पेंडिंग पड़ा रहता है प्रेसिडेंट के पास, तो अब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करती है और कहती है कि भाई 10 साल से ये इंसान फांसी का इंतजार कर रहा है, रोज मर रहा है, मौत के इसको रोज मौत दिखता है, आज मर गया, कल मर गया, ये तिल तिल करके मर रहा है, तो अब हम इसके फांसी की सजा को लाइफ इम्प्रिजमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट कई बार जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर देती है, सही है। तो मतलब देश में जिसको अगर मान लो फांसी होती है तो बहुत ही यहां का पैरामीटर बहुत ही स्ट्रांग है, जल्दी नहीं होती किसी को, लेकिन किसी का एक्सट्रीम अपराध होता है, जैसे अफजल गुरु का देश के अगेंस्ट अपराध था, कसाब बाहर से आया, होटल पे अटैक किया पूरा, और कितने लोग मरे उसमें, बहुत सीरियस अपराध था। या फिर आप किसको लोगे, एक बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट वाले को अभी हुई है फांसी काफी लंबे समय बाद, एक निर्भया वाले केस में 4 लोगों को फांसी हुई। सो दैट इज द
वेरी रेयर। अभी टोटल 47 फांसी हो चुकी है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद 47 फांसी हो चुकी है। नाउ अच्छा, एक बार अंत कर लेते फिर से 3 4। पहले गवर्नमेंट के पास जाइए एप्लीकेशन या प्रेसिडेंट के पास जाइए। देखो ऐसा होता है, पहले स्टेट गवर्नमेंट से गवर्नर को, ठीक है, प्रोसेस ये होता है, फिर उसके बाद जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। प्रैक्टिकली होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास उनके ऑफिस में इसको सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करती है, वो भेजती है, प्रेसिडेंट वहां से रिकमेंडेशन होकर के फिर प्रेसिडेंट के पास आता है, फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट जेल भेजते तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। हाँ दिस वन, ये दोनों, बिकॉज यहां पे जाना ही है, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट भी नहीं कंसीडर करते हैं। हर केस में जैसे 2 पार्टीज होती हैं, तो यहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी होगी, है ना। उसकी प्रॉपर कोर्ट की तरह हियरिंग होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमको कोई केस फाइल करना होता है तो हम कहां फाइल करते हैं? कोर्ट में। तो प्रेसिडेंट इज द कोर्ट, यू आर फाइलिंग द केस बिफोर द कोर्ट, वो प्रेसिडेंट का कोर्ट है। अब जब हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो कोर्ट क्या करती है? सरकार को नोटिस करती है, क्या वो अपनी बात कहो। तो प्रेसिडेंट भी क्या कहे? सरकार को नोटिस किया, मतलब प्रेसिडेंट क्या किए? सरकार को नोटिस गई, यानी कि सरकार के पास वो फाइल भेजा। अब क्या होती है केस में, क्या होता है? सरकार अपनी जवाब देती है, उसी तरह उसमें क्या होता है? कोर्ट सरकार अपनी जवाब दी प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट को डिसाइड करना है, ठीक है। अब जब होगा देखेंगे, रख दो फाइल, बेसिक काम हो गया। मामला बहुत सीरियस है, लगा देते भी फांसी। लेस सीरियस है, रहने दो। कंप्लीट डेट्स निकलवाना, उसका क्या डेट होगा जिस दिन प्रेसिडेंट उसको फाइल को हियरिंग करेंगे, लिस्टिंग होगी, दैट एवरीथिंग ऑन टू द गवर्नमेंट। जब तक गवर्नमेंट नहीं सोचते फांसी दे देनी चाहिए, तब तक वो लिस्टिंग नहीं करवाती, वहां पर अपनी रिकमेंडेशन ही नहीं भेजती, वो भी पेंडिंग पड़ा रहता है ना। एवरीवेयर देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पॉलिटिक्स, वो बहुत। अभी जैसे इलेक्शन होने वाला है, कुछ स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ऐसे हालात में किसी को नहीं फांसी देंगे। लेकिन जब देखेंगे कि नहीं, एक पर्सन देश के खिलाफ अपराध करके बैठा हुआ है, बम ब्लास्ट में शामिल था, इधर उधर मारपीट में शामिल था, आतंकवादी था, उसको कर देंगे, उसका फायदा होगा। बिस्मिल और अक्सर जब भी फांसी किसी की होगी तो एक धर्रा ऐसा होगा जो उसको रुकवाने के लिए पूरी जद्दोजहद में लग जाएगा, चाहे वो किसी को भी हो रही है। धरना, प्रदर्शन, नारे। कुछ एनजीओज होते हैं जो लाइफ सेविंग का काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं, वो जेल के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे, कोर्ट में जिस दिन हियरिंग रहेगी उस दिन भी प्रदर्शन करेंगे, सभी जगह करेंगे। वो जंतर मंतर पर भी बैठ के करेंगे कि इस फांसी को रोको, इस फांसी को रोको। तो 2 सिचुएशन में सिस्टम बट जाता है, जब भी फांसी का कोई ना कोई बात आता है 2 सिस्टम में बट जाएगा वो, ठीक है। सुना है किसी की फांसी? सुने? देखा है? देखा नहीं है? देखने की परमिशन है? देखने नहीं देते किसी को, नहीं, किसी को देखने को नहीं मिलता। लाइव होता है? लाइव हो सकता है? लाइव भी नहीं हो सकता। सिर्फ वो सद्दाम हुसैन की फांसी लाइव हो गई थी, वो उसमें गड़बड़ हो गया था, अमेरिका में हुआ था। बट नहीं, फांसी जब होती है तो कौन कौन अवेलेबल होता है? एक डॉक्टर, ठीक है, जेलर, और कौन होगा? जल्लाद होगा, और कौन होगा? मैजिस्ट्रेट। एडवोकेट नहीं, एडवोकेट भी नहीं लग रहे, वो मैजिस्ट्रेट होते हैं। सेशन जज भी नहीं, जिसने एग्जीक्यूशन ऑर्डर दिया है वो नहीं, मैजिस्ट्रेट, जैसे जिस एरिया का पर्सन है उस एरिया का मैजिस्ट्रेट। डीएम अगर मैजिस्ट्रेट नहीं है तो डीएम, दिस वन। अदरवाइज ये सब चीजें। और क्या करते हैं? काला कपड़ा लगाते हैं उसके मुंह पे, उसको नहलाया जाता है, हेल्थ चेकअप होता है। और मतलब बीमार है तो फिर फांसी नहीं होती है ना। अगर मान लो बीमार है और फांसी पे डेथ हो गई हार्ट अटैक से, तब सरकार के खिलाफ एक केस बन जाएगा कल्पेबल होमिसाइड का। पूरा जब फांसी होती है ना तो पोस्टमार्टम होता है उसके बाद, और डॉक्टर से रिपोर्ट आती है कि कैसे डेथ हुई है। डॉक्टर रिपोर्ट देगा कि गले की हड्डी टूटने की वजह से हुई है डेथ,
लेकिन अगर डॉक्टर की रिपोर्ट में ये आता है कि पोस्टमार्टम में ये आ जाता है कि हार्ट अटैक हुआ है, तो जितने फांसी देने वाले थे सब गए, उनके ऊपर जो है ना वो कल्पेबल होमिसाइड वाला केस बन जाएगा, फिर ये तुमने मारा है इसको, है ना। सो दिस वन, उसको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉपर तरीके से मेंटली प्रिपेयर किया जाता है, और पूरे सही सलामत डॉक्टर देखते हैं एवरीथिंग फाइन ओके, वो सिग्नल देते हैं अपने, तब जाकर के फांसी पे लटकाई जाती है ना। कई लोग अगर ऐसे नहीं करोगे तो कई लोग ऐसे होंगे जो कि फांसी पे लटका लेकिन डेथ हो रही है हार्ट अटैक से, ऐसा भी होता है, रीजन कुछ और आ रहा है डेथ का, then it would be quite difficult to say with that। तो हेल्थ चेकअप हुआ, ठीक है, और क्या होता है फिर? आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? नहीं, कानून नहीं है, प्रैक्टिकली लोग जेलर पूछते हैं जस्ट फॉर द ह्यूमैनिटी, और कोई छोटा मोटा चीज उसकी डिमांड होती है तो पूरा कर देते हैं, जैसे कुछ स्पेशल चीज खाना पीना है, ऐसे कुछ है तो कर देते हैं, लेकिन वो बोलेंगे नहीं आज मुझे दिल्ली घूमना है, तब नहीं करते हैं, वो चीज नहीं है, लेकिन पूछते जरूर है कि हाँ भाई तुम्हें क्या ख्वाहिश है ये बताओ, तो पूछते जरूर है, वो चीजें होते हैं। एकदम उसके कपड़े भी बिल्कुल नए देते हैं उसको, न्यू, कहीं कोई रिपोर्ट में ये ना आ जाए कि भाई तुमने ये डेथ जो है किसी और रीजन की वजह से हुई है, कहीं कोई रिपोर्ट में ये ना आ जाए, जस्ट फॉर द रिपोर्ट, है ना। और क्या करते हैं? काले कपड़े पहनाते हैं सर पे काले कपड़े पहनाते हैं, काला होता होगा ये नहीं पता, बताओ ये होता है? काला नहीं होता, काले होते, फिल्मों में देखा नहीं, ये सही देखा है, वो ये सही देखा है, काला कपड़ा पहनाते हैं। रीजन फिर उसका वही आ जाता है, क्या रीजन होगा इसका? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? काला कपड़ा फांसी तक पहनाते हैं या पहले से पहना कर लाते हैं? नहीं, जब फांसी की जब हैंगिंग करते हैं उससे पहले पहनाते हैं। उसका रीजन बहुत सिंपल है, जब किसी को जब फांसी होती है ना तो उसका मुंह से बहुत चीज़ बाहर आता है, ब्लड आएगा, जुबान बाहर आ जाएंगी, और देखने में वो बहुत उस वक्त भयानक लगेगा। अब समझो 4-5 लोग खड़े हैं उसके एग्जीक्यूशन में, किसी को वही देख के कुछ हो गया कि क्या हुआ ये तो सही है, बट दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज देयर, ये कॉन्सेप्ट इसी वजह से है कि हाँ भाई वो लोग भी स्टेबल रहे, वो लोग भी प्रॉपर रहे उस चीज़ को देखें, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग टू सी, उसको देखना भी बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन नौकरी है, प्रोफेशन है, देखना तो पड़ेगा, वो चीज़ें सामने वो अवेलेबल रहना पड़ेगा। तो ये होता है। इसके अलावा जितनी बातें हैं सब मिथ है, कहीं सुनी बातें हैं, कहीं कुछ नहीं होता, इसके अलावा जो होता है वो सब चीज़ दैट इज द एप्रोप्रिएट थिंग जो कि हमेशा फांसी पे होता है। आगे बढ़ते हैं। गुड पॉइंट टू सी दैट सीजी शैल कम्युनिकेट द डिसीजन टू द प्रेसिडेंट। अब देखिए, अब देखो कई बार हम कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, प्रेसिडेंट के पास वो पावर है। प्रेसिडेंट के पास पावर जो भी है ना, वो पावर एक्सरसाइज होती है कर्टन के पीछे से, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रिकमेंडेशन होता है जो प्रेसिडेंट को दिया जाता है, और प्रेसिडेंट जो है वो जो है उसको एक्सिक्यूट कर। इवन जब ऐसा होता है ना, प्रेसिडेंट कहते हो भाषण देंगे, कौन से डेट पे प्रेसिडेंट भाषण देते हैं? 26 जनवरी से कोई पहले या फिर 15 अगस्त? 26 जनवरी को प्रेसिडेंट क्या देते हैं? भाषण देते हैं। नहीं, भाषण नहीं देते हैं, वो अभिभाषण देते हैं। उस वर्ड को सुनना उसको कहते हैं अभिभाषण। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो भाषण है, ठीक है, स्पीच है, लेकिन प्रेसिडेंट जो बोलते हैं वो प्रो स्पीच है। उसमें क्या होता है कि सरकार ने जो उनको लिख के दिया है वो बोलते हैं, जो सरकार ने लिख के दिया है अपनी बातें, अपनी प्रोग्राम, अपनी योजना के बारे में, प्रेसिडेंट उसी को बताते हैं, सही है, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अभिभाषण। तो कभी भी देखोगे प्रेसिडेंट ने 26 जनवरी पे अपने भाषण में ये कहा, ये वर्ड नहीं होगा, अपने अभिभाषण में ये कहा, ये वर्ड होगा, प्रो स्पीच में ये कहा, दैट इज द वर्ड व्हाट वी गॉट दैट, यू नो। प्रेसिडेंट का जो फैसला होता है उसको क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होता है उसको कहेंगे प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन। सरकार का जो होता है वो डिक्लेरेशन, क्लेमेशन ऐसे कहते हैं। प्रेसिडेंट की तरफ से जो भी होगा दैट्स कॉल्ड प्रोक्लेमेशन, मतलब उद्घोषणा। सरकार ने जो घोषणा की है, सरकार ने जो फैसला लिया है, प्रेसिडेंट उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, वो परमिशन दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोक्लेमेशन। जैसे हम कहते हैं ना, प्रोक्लेमेशन ऑफ आर्टिकल 356 इन दिस स्टेट, वर्ड क्या हुआ? प्रोक्लेमेशन। ये वर्ड हमेशा यूज होता है, किसके लिए होता है? प्रेसिडेंट के लिए या फिर गवर्नर के लिए, बिकॉज वो जो डिसीजन ले रहे हो उनका अपना नहीं होता, वो किसका होता है? सरकार का होता है। एंड सरकार इज रन बाय द
यूनियन कैबिनेट और पार्लियामेंट। दैट इज अब वही बात यहाँ पे होती है। अब सरकार का जो फैसला होता है वो प्रेसिडेंट को क्या होता है, मानना पड़ता है। प्रेसिडेंट इतना कर सकते हैं, रिकंसीडर करने के लिए बैक कर सकते हैं कि सरकार आप एक बार सब फिर से सोच लो, लेकिन प्रेसिडेंट दोबारा, सरकार ने दोबारा से सोच करके फिर वही बात कह दी, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू गो बाय ऑन दैट, नो, ये यहाँ पे वो उनको करना पड़ता है। तो देखो अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, सीजी कम्युनिकेट करेगी अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट और ऑन द मर्सी पिटिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट 48 आवर्स के भीतर कम्युनिकेट करेगी सेम टू द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल। कहते हैं प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया और डिसीजन लेके किसको बता दिया, सरकार को, और बैक में क्या होता है ये भी पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है और वो बकर के प्रेसिडेंट को बताती है, प्रेसिडेंट कंसीडर करके सरकार को बताते हैं, सरकार इन्फॉर्म कर दी किसको, होम मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करती है, स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दी, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को इन्फॉर्म कर दी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल, इन सबको बता दी कि अब प्रेसिडेंट साहब ने इनकी फांसी की सजा जो है कंफर्म कर दी है। ठीक है यहां तक, एनी डाउट? नो डाउट। अगले पॉइंट आते हैं, अगले पॉइंट आते हैं। अपील लाई नहीं करेगी कोर्ट में प्रेसिडेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट और गवर्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट, और वो क्या होगा, फाइनल होगा, दैट इज अ फाइनल, दिस इज फाइनल। एंड एनी क्वेश्चन एज टू द अराइविंग द डिसीजन बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर, कोई भी कोर्ट उसको इंक्वायरी नहीं करेगी। जैसे होता है ना, प्रेसिडेंट के एलिगेशन लगा दिए कि नहीं प्रेसिडेंट का डिसीजन नहीं है, सरकार पीछे पड़ी हुई है इस पर्सन के, सरकार के जो पर्सन, सरकार जो है इस पर्सन की दुश्मन है, आपस में ये इनकी दुश्मनी है, वो ये सब बातें बता रहे हैं, आप इसकी इंक्वायरी कर लो, देयर इज नथिंग लाइक दैट, सब बात कर दिया, कोई इंक्वायरी नहीं होगी और कोई अपील भी लाई नहीं करेगा। मतलब प्रेसिडेंट का डिसीजन क्या होता है, फाइनल होता है। प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट किया, दैट वुड बी व्हाट, फाइनल। लेकिन एक मिनट ठहरो, एक बात और है जो कि यहां नहीं लिखा हुआ है, आप समझो। प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया, अब फांसी होगी, 100% होगी, चला गया मामला, लेकिन अभी फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसी प्रेसिडेंट के ऑर्डर को लेकर के कि सर देखिए इनमें कुछ सुधार कीजिए। चैलेंज नहीं कर रहे हैं, दैट्स नॉट चैलेंजिंग, इसमें कुछ सुधार की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। हमारी फांसी तो कई बार हो चुकी, हम तो 20 साल से सुन रहे हैं कि मेरी फांसी हो रही है, मेरी फांसी हो रही है, मेरी फांसी हो रही है, 20 साल से रोज मर रहे हैं, तो इतनी बार क्यों मारना, ये डिसीजन गलत है। कोर्ट में क्या होता है ना, ये अपील बार हुआ, रिट फाइल हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में, अंडर आर्टिकल 32 क्या करते हैं, रिट फाइल कर देते हैं, या नहीं तो क्यों रिट पिटीशन फाइल कर देते हैं कि इनमें सुधार कर दीजिए। और कई बार ऐसा होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के डिसीजन को रिवर्स कर देती है और वहां पे फांसी को हटा करके उम्र कैद कर देती है, ऐसा भी हुआ है। जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है, यह मत समझो कि नहीं है, अपील बार्ड हुई है, दैट्स थिंग, स्टिल देयर इज द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी बार्ड एट ऑल। प्रेसिडेंट के डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है दिस वन। लेकिन अब एक दूसरी बात समझ लो, अगर प्रेसिडेंट माफ कर देते हैं तब तो कोई रास्ता नहीं है, अब तब सुप्रीम कोर्ट, कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है, दैट्स फाइनल दिस वन। मतलब जान बचाने के कई रास्ते हैं, सही है। क्या कोर्ट ऐसा शर्त रख सकती है कि ब्लड मनी दे दो फांसी माफ कर देंगे, रख सकती है? भारत में ये कानून नहीं है। वही तो होता क्या है ब्लड मनी, ब्लड मनी क्या होता है कौन बताएंगे, व्हाट इज कॉल्ड द ब्लड मनी? एक मोटा अमाउंट, मोटा अमाउंट, हैवी अमाउंट के बदले पे कर सकते। सर जो पर्सन, जिस पर्सन की वजह से वो बंदा कन्विक्ट हुआ है ना, मतलब वो किसी को मार के आया है, तो उसकी फैमिली वाले उसको माफ करने के बजाय वो जो अमाउंट मांगेंगे ना उसको ब्लड मनी कहते हैं। एक कहते हैं ना जिसके जो मरा है, जिसको मारा था, उसकी फैमिली वाले को एक अमाउंट पे करना पड़ता है। कौन पे करता है? जो कॉन्विक्टेड होता है, इतना पैसा पेमेंट करना ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। फिर उसकी फांसी से सजा को क्या होती है, माफ कर दी जाती है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन दूसरे देश में ये कॉन्सेप्ट बहुत है, खासकर मुस्लिम कंट्री में ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही
क्या कहेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट है या बुरा कॉन्सेप्ट है? अच्छा है बुरा है? बुरा है। मतलब पैसे वाले तो ब्लड मनी देके हमेशा बचते रहेंगे फिर तो, है ना? एक तरीके से कंपाउंडिंग कर दिया। कंपाउंडिंग तो इसको नहीं बोलोगे, खरीद लिया बस समझो, कि और क्या बोल सकते हैं। कंपाउंडिंग तो नहीं बोलते हैं इसको, कंपाउंडिंग इज क्वाइट डिफरेंट। और जहां ब्लड मनी का कानून है वहां सरकार की इंटरवेंशन भी नहीं होगी, कोर्ट की भी इंटरवेंशन नहीं होती है। दोनों पार्टी आपस में बैठती है, पैसे की बात करती है, इतना पैसा डन, सेटलमेंट फाइनल। कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देती है अपोजिट पार्टी कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको फांसी माफ हो तो वी आर सेटिस्फाइड विद द ब्लड मनी, दैट्स फाइन। छूटता भी है, ऐसा भी होता है, इंप्रीजमेंट मिलती है दिस वन, है ना? तो ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट मुस्लिम कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है ब्लड मनी का, और ये उनके इस्लाम से ओरिजिनेट होता है, इस्लाम से ज़्यादा ये ओरिजिनेट होता है ना? और ये कॉन्सेप्ट रहा तो पैसे वाले को तो कभी फांसी ना हो, पैसे वाले हमेशा मर्डर करें और ब्लड मनी दें और बचते जाएं। हमारे यहाँ तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पैसे वाले को फांसी नहीं होती है, नहीं, शायद ही कोई पैसे वाला होगा जिसको फांसी हुई होगी। यहाँ पर जितने हुए हैं सब गरीब, दबे कुचले, इधर उधर के लोग। नॉर्मली ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, गलत है, बट मैंने देखा है बहुत ऐसा, जिसको केसेस जिसके कभी देखते हैं कि भाई या तो आतंकवादी है या गरीब है, अगर दो सिस्टम है। पैसे वाले तो बस अच्छे वकील करते हैं, केस इधर उधर घुमाया, थोड़ा टर्न किया, बच के निकल गए। और जो गरीब है वो फंसा तो ठीक है, केस ही खराब केस भी है तो भी गया, तो भी फंसा। लेटेस्ट एग्जाम्पल है हरियाणा का गोपाल कांडा वाला केस, बाइज्जत बरी। सबको पता है क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे कैसे किया है। एयर होस्टेस के मर्डर के केस में इन्वॉल्व था, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की थी वो, इन्वॉल्वमेंट थी, और सबूत अप्रोप्रिएट ना होने की वजह से कोर्ट ने छोड़ दिया। अब कहोगे तुम, वो भी तो था सुरेंद्र कोहली, वो भी तो बच गया, गरीब था, लेकिन उसके साथ एक अमीर इंसान भी इन्वॉल्व था, मोनिंदर सिंह पंडेर, बहुत रिच पर्सन था वो, और दोनों साथ थे उसमें केस में एक्यूज्ड। तो बच गया था ना, तो उसके और केसेस भी पेंडिंग थे क्रिमिनल, उसकी पिटीशन लगाई थी एडवोकेट्स ने कि अगर आपने उसको फांसी दी तो उसके साथ इन्वेस्टिगेशन। चलिए, पावर टू सस्पेंड और रिमिट द सेंटेंसेज। नाउ एक ही पर्सन ऐसा इन्वॉल्व ऐसा है जिसका कोई पैसा कोई काम नहीं आया है। एक दो लोग हैं ऐसा जिनका पैसा कोई काम नहीं आया, पानी की तरह पैसा बहा दिए, लेकिन सजा हुई, उम्र कैद हुई। नहीं, आशाराम, आशाराम और राम रहीम, कौन सा, वो पेरोल पे बाहर है, क्योंकि इनको पनिशमेंट दिलवाने के लिए पॉलिटिक्स अच्छे से इन्वॉल्व होगी, जनता इन्वॉल्व होगी, पब्लिक अवेयर होगी। और दूसरी बात, इसके ऊपर पॉक्सको लगा हुआ था, वो केस भी लगे हुए थे इसके ऊपर। एलिगेशन सीरियस था, उसका बेल तक नहीं हो पाया, और पूरे समय अंदर। अदरवाइज जब सलमान खान हिट एंड रन से बच सकता है, जो कि बिल्कुल सब कुछ सामने है, या वो राजस्थान वाले केस से, एनीथिंग इज पॉसिबल इन टू द लॉ। चलिए आगे देखें। पावर टू सस्पेंड और रिमिट द सेंटेंसेस, सेक्शन 473। चलिए अब समझिए जरा क्या मामला है यहाँ पे, रिमिट और सस्पेंड द सेंटेंस। एंड अब यहाँ पे फांसी के हिसाब से थोड़ा हटते भी हैं, अब बहुत कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट बहुत कर लिया। एंड चलिए, नॉर्मली द सिचुएशन अब देखो,
रिमिट करना, सस्पेंड करना सेंटेंस को, ये पावर सरकार के पास है, गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। दैट्स द अल्टीमेट पावर। अब किसी को 3 साल की सजा हो गई है, 5 साल की सजा हो गई है ना, तो सरकार के पास ये पावर है कि सरकार उसको माफ भी कर दे, छोड़ भी दे। दैट वॉच। अब जैसे आपने सुना होगा केस AM नानावटी, पॉपुलर केस, सरकार भी यहाँ पे उसको अपने इस सेक्शन को अपने प्रॉपरली अपने लिए यूज करती है। AM नानावटी का केस सुना होगा। AM नानावटी वाले केस में क्या था, जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के साथ था, नानावटी की वाइफ का अफेयर किसी थर्ड पर्सन के साथ था और नानावटी ने उसको, जो थर्ड पर्सन था, उस बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसको गोली मारी, वो मर गया और कोर्ट में जाकर के उसने सरेंडर कर दिया, पुलिस में जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस में जब सरेंडर कर दिया, पुलिस ने अरेस्ट किया, कोर्ट में प्रेजेंट किया, ठीक है, कोर्ट में प्रेजेंट किया, बेल डिसमिस हुआ और अब मर्डर का मुकदमा चला उनके ऊपर, मर्डर का मुकदमा चला। अब सोच के देखो 1960 के आसपास की बात, पब्लिक क्या होगी, नानावटी के सपोर्ट कर रही है या फिर उसके खिलाफ होगी, क्या लगता है? मर्डर है, मर्डर केस में है, पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा? नानावटी के फेवर में होगा या अगेंस्ट होगा? पूरी पब्लिक फेवर में। उस वक्त का न्यूज़ ऐसा आता था, ऐसे बताते थे जब कोर्ट की हियरिंग चल रही होती थी तो कोर्ट के बाहर पूरा रोड पब्लिक भरी रहती थी, नानावटी के सपोर्ट में बैनर लिए हुए, नारे लेते हुए लोग कोर्ट के अंदर घुस जाते थे। इस तरह का सिस्टम होता था। अब पब्लिक की पूरी सिंपैथी जो थी वो नानावटी के साथ थी। 13 जूरीज बनाए गए, वो पहले जूरी सिस्टम होता था, रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो जज के सामने ऐसे बैठते हैं, और जूरी भी पूरी केस की हियरिंग सुनी और कहा जाता था कि जूरी ने भी जो है नानावटी को सपोर्ट किया और फैसला दिया नॉट गिल्टी। जूरी ने ये कहा नॉट गिल्टी, एक्सेप्ट 1 जूरी को छोड़कर, एक मेंबर को छोड़ करके बाकी सब ने कहा नॉट गिल्टी। अब ऐसा होता है ना, तो सरकार के पास जो है, अब कोर्ट के पास एक ही ऑप्शन होता है, अगर एक जूरी भी खिलाफ चले गए हैं ना, तो कोर्ट के पास सिस्टम होता है कि मैटर रेफर कर दे हाई कोर्ट को। तो कोर्ट ने मैटर रेफर कर दिया हाई कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट से मैटर चला गया हाई कोर्ट में, सेशन में जीत गया वो, हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट इमोशनल नहीं हुई, वो इमोशंस पे नहीं गई, जैसे जूरी चले गए। हाई कोर्ट ने जो है नानावती को सजा दे दी, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। अच्छा, इस केस का एक फैसला, एक रिजल्ट ये भी आया कि ये लास्ट केस था जिसमें जूरी बैठी थी। इस केस के बाद से जूरी सिस्टम को खत्म कर दिया गया। देख लिया कि जूरी और जज में क्या अंतर होता है, समझ में आ गया कि जज तो इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन जूरी जो है वो आम जनता है, पब्लिक है, वो तो इमोशनल हो ही जाएगी। तो नॉर्मली जूरी से भरोसा एक तरह से उठ गया और जूरी सिस्टम जो है, जूरी सिस्टम ही, आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि कौन से केस के बाद जूरी सिस्टम को खत्म किया गया, तो दिस AM नानावटी का केस जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ कि AM नानावटी के खिलाफ जो फैसला, जो उसकी सजा थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखी है, ठीक है। लेकिन पब्लिक का हुजूम, कि भाई इतना बड़ा हुजूम पब्लिक का कि इसको सजा दो, इसको छोड़ो, बाहर करो, इसको बाहर करो। फिर क्या हुआ कि गवर्नर के पास मर्सी पिटीशन फाइल की गई, और गवर्नर थी उस वक्त कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित, महाराष्ट्र की गवर्नर थी। कर दिया उन्होंने खत्म, सजा, रिमिशन, बाहर, नानावटी बाहर आ गए जेल से। दैट वाज, है ना। तो इस तरह से नानावटी क्या हो गए, उस केस से बच गए। मतलब गवर्नर, इसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट नहीं करे, गवर्नर करे, इसको कहते हैं, ये तब इस पावर को यूज करते हैं जब पब्लिक देखते हैं, पब्लिक का क्या रिएक्शन है, व्हाट द पब्लिक थिंक्स ऑन दैट। कोई लोग मर्डर करता है लेकिन उसके समाज के नज़र में वो हीरो बन जाता है, तो जब वो हीरो बन गया तो कोर्ट तो हीरो को माफ नहीं करेगी, कोर्ट तो जो कानून है उसके हिसाब से चलेगी ही चलेगी। लेकिन कर दो, फिर अल्टीमेट पावर किसके पास चला जाता है? गवर्नर के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट माफ कर देगी उसको, जस्ट टू विन द हार्ट ऑफ द पब्लिक, पब्लिक को, व्यूज को ध्यान में रखते हुए कर दिया, छोड़ देंगे उसको। दिस इज द ऑल्सो वन पर्टिकुलर थिंग दैट यू नो, है ना। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ देखें, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल में अभी भी जूरी सिस्टम चल रही है, कहीं कहीं रेवेन्यूज के मैटर्स के ऊपर जूरी सिस्टम चल रही है। जस्ट फॉर द जीके यू कीप रिमेंबर दैट। अदरवाइज टायर इंडिया हर एक मामले पे जूरी सिस्टम बैंड,
अब कोई जरूरी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पावर टू सस्पेंड और रिमिट द सेंटेंस, सेक्शन नंबर 473। लेट्स ट्राई टू हैव, कहते हैं व्हेन वन पर्सन हैज बीन सेंटेंस्ड टू पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, क्लियर, appropriate government may at any time without condition or upon any conditions which the person sentence accept, सस्पेंड कर सकती है एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस। देखो सस्पेंड करती है, ये समझ लो पहले, एक क्या हो गया, सस्पेंड कर दिया एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस किसी भी वक्त, मतलब कि पेरोल पे छोड़ दिया सरकार ने, इसको कहते हैं पेरोल पे छोड़ना। अब वो पर्सन जाके कहता है कि सर देखो हमारे घर में ना किसी की डेथ हो गई है, कोई शादी है, सही है, तो सरकार के पास एप्लीकेशन लगा कि हमारी सेंटेंस को सस्पेंड कर दीजिए फॉर द टाइमिंग। सरकार के पास इसी सेक्शन में पावर है क्या करना, सस्पेंड कर देने का। मतलब आपको 10 दिन के लिए जेल से छोड़ रहे हैं, ये 10 दिन का पीरियड आपके सजा में काउंट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सस्पेंड, पेरोल पे छूटना, है ना। दिस वन कोर्ट के पास भी होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट सरकार के पास भी होता है। दूसरा होता है कि वो रिमिट कर दे होल और एनी पार्ट ऑफ द पनिशमेंट, होल और एनी पार्ट ऑफ द पनिशमेंट। अब देखो नॉर्मली रिमिट किसको करते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो, अब सिचुएशन में हालात बताता हूं आपको, एक पर्सन 60 साल की उम्र में एक क्राइम किया, इसका मुकदमा चला, बेल पे बाहर है, मान लो चीटिंग का केस था, कुछ भी था, छोटे मोटे केस थे, कुछ भी थे, डेफेमेशन का ही केस मान लो। अब इसका केस चला 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 पूरा, अब तो 35 साल के बाद केस का फैसला आया, ही इज नाउ 95 ईयर ओल्ड, 95 साल का हो गया। कोर्ट ने बोला यू आर फाउंड गिल्टी और सजा दिया 2 साल की, सही है ना, सजा कितना दिया, 2 साल की। अब इसका हालात 95 साल में ये है ना कि बेडरूम से उठ के ड्राइंग रूम तक तो नहीं आ पाता, इनके पास ये हाल है। जेल में क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, लेकिन जज तो जज है, उनको तो कानून से चलना है, उन्होंने 2 साल की सजा दे दी। अब क्या होगा, अब बताओ आपके पास इनके लिए क्या रेमेडी है, आपके पास इनके लिए क्या रेमेडी है। हाँ, एक तो आप कह सकते हो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में जाएंगे, हो सकता है ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर ना हो, ये भी बात है, फिर तो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। बीएनएसएस में भी है प्रोविजंस, उसके भी अपने लिमिटेशन है, उसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा।